नमस्ते सभी को, आप सभी का मेंट्स में एक बार फिर स्वागत है। आज की तारीख है 29 जून 2026। आज की क्लास में हम बहुत से मज़ेदार करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एयर सुविधा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर भी बात करेंगे। और क्या पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का प्रूफ हो सकता है या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि तीस्ता नदी की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, वो भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ देखेंगे भारत का नेत्र एयर डिफेंस सिस्टम। और देखेंगे कि कैसे फीफा 2026 वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड नेटिव स्पोर्टिंग इवेंट कैसे बन गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे और अलग अलग थीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इसी के साथ हमारी पहली थीम है आज की पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड DIAL दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड लॉन्च द एयर सुविधा 2.0 पोर्टल फॉर मैंडेटरी हेल्थ स्क्रीनिंग एट पॉइंट्स ऑफ एंट्री फॉलोइंग एन आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? हेल्थ स्क्रीनिंग को, मैंडेटरी हेल्थ स्क्रीनिंग को पॉइंट आउट करने के लिए एयरपोर्ट से घुसने से पहले। वो किस आउटब्रेक से मतलब किस आउटब्रेक के लिए ये सारी स्क्रीनिंग्स को आयोजित किया गया है। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है एमपॉक्स, इबोला, बुंडी बुगियो वायरस डिजीज, जिका वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा। इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का आंसर है इबोला वायरस। इबोला वायरस की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा ये एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक PHEIC कंसर्न जताया है, मतलब पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जताया है। वो क्यों जताया है? क्योंकि इबोला जो वायरस है उसका आउटब्रेक हुआ है कॉन्गो और युगांडा में, जिसकी वजह से भारत सरकार ने, भारत की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एयर सुविधा 2.0 पोर्टल से पहले एक बार एयर सुविधा लॉन्च हुआ था, जो कि एयर सुविधा लॉन्च हुआ था जो कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के समय उपयोग में आया था। इसी के साथ अभी इस वायरस के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है, ताकि एक कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस पैसेंजर्स हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन हो सके इस पोर्टल पे, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होंगे उनकी जो स्क्रीनिंग होगी एयरपोर्ट पे वो फास्टर होगी। और जो मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि अप टू 24 आवर्स बिफोर अराइवल, मतलब अराइवल से पहले 24 आवर्स से 20 अराइवल से पहले के जो 24 आवर्स है उससे वहाँ तक इन्हें अपनी ये पोर्टल पे डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करना होगा, अप्लाई करना होगा। इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज संविधान हत्या दिवस टू कमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इन 1975। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिवस हम नेशनल इमरजेंसी जो कि 1975 के अंदर लागू की गई थी उसकी तरफ दर्शाते हुए संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 21 जून, 23 जून, 25 जून या 26 जून। इसका आंसर है 25 जून, 25 जून। यही दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन नेशनल इमरजेंसी 1975 के अंदर लागू की गई थी, और इसकी जो ऑब्जर्वेंस थी उसको मनाने की 2024 के अंदर हाईलाइट में आई थी। और वो क्यों की गई थी? ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। और 1975 के जो इमरजेंसी इम्पैक्ट था वो ये था कि 1975 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। प्रेस सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया गया था, मतलब प्रेस को हर एक चीज़ दिखाने की अनुमति नहीं थी। सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल कर दिया गया था और बहुत से अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। और ये सब किस बेसिस पे किया गया था? आर्टिकल 352 पे, नेशनल इमरजेंसी के लिए। आर्टिकल 352 हमें नेशनल इमरजेंसी की तरफ अवगत करवाता है। इसके ग्राउंड्स क्या है कि वॉर जैसी सिचुएशन हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन बन रहा हो, या आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन जो उस समय टर्म थी वो आज की डेट के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो पहले उस समय आर्म मतलब 1975 के अंतर्गत आर्म्ड रेबेलियन के तौर पे जाना जाता था, आज की डेट इसको अमेंड करके इंटरनल डिस्टर्बेंस कर दिया गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस।
और और देखें कि हमारे पास कौन-कौन से तरीके की इमरजेंसी लागू करने के उपाय हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। वो हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, स्टेट इमरजेंसी का 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का है 360। इसके अंदर देखें तो नेशनल इमरजेंसी जैसे हमने ऊपर देखा, ये जब डिक्लेयर की जाती है जब किसी वॉर जैसी सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन की चर्चा हो रही हो देश के अंदर। और स्टेट इमरजेंसी जब लागू कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट का रूल किसी स्टेट के अंदर लागू हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के अंदर लागू हुआ था ऑफ्सपा एक्ट के साथ। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो जब होती है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया जो कि खतरे के अंदर हो, जो कि आज तक भारत के अंदर हुआ नहीं है ऐसा। पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया की खतरे में हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। तो यही जानकारी हम इसकी तरफ रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है द गवर्नमेंट रिसेंटली रिस्टोर्ड द सप्लाई ऑफ विच कमोडिटी टू नॉर्मल लेवल्स आफ्टर रिमूविंग टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ के सप्लाई की नॉर्मलिटी मतलब वापस सही होने पर टेम्पररी जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे ग्लोबल सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसको हटा दिया। वो सप्लाई किस चीज़ की थी ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। आपको इमेज में दिख ही गया होगा कि किस चीज़ की सप्लाई थी। वैसे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स, नॉन डोमेस्टिक पैकेट एलपीजी सिलेंडर्स या क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स या कोकिंग कोल। जैसा कि इमेज के अंदर दिख रहा है ये नॉन डोमेस्टिक पैकेट एलपीजी सिलेंडर्स हैं। अब सबसे बड़ी चर्चा ये है कि सप्लाई रिस्टोरेशन जो वापस कर दिया गया है नॉन डोमेस्टिक पैकेज एलपीजी सिलेंडर्स का, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल पर आ गए हैं। और इसको विड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के जो डिस्ट्रप्शन थी वो अब नॉर्मल हो गई है। और टारगेट सेक्टर जो है वो नॉन डोमेस्टिक है, मतलब कमर्शियल है। कमर्शियल के अंदर जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं जैसे होटल के अंदर, रेस्टोरेंट में, कैंटीन्स में, इंडस्ट्रीज़ में या कमर्शियल बिजनेसेस के अंदर, वो अब इनका डिफरेंस क्या है। मान लीजिए ये जो इमेज है आपको दिख रही है, ये नॉन कमर्शियल मतलब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है, जो कि हमारी 14.2 केजी क्वांटिटी के साथ हमें मिलते हैं। और ये जो आपको सिलेंडर दिख रहे हैं अलग कलर में, वो हाई प्रेशर क्वांटिटी के अंतर्गत 19 केजी से लेके 425 केजी जंबो जंबो क्वांटिटी तक जाते हैं, जो कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जंबो क्वांटिटी है। ये 425 केजी तक है। ये सारे के सारे कमर्शियल सिलेंडर टैंक्स हैं। तो इसी के साथ ये मेन इनका डिफरेंस था। इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ताकि डोमेस्टिक वैल्यू के अंदर इनकी उपयोगिता ज़्यादा में आए और इसके अंदर नॉन डोमेस्टिक वैल्यू के अंदर इसको कम उपयोग में लिया जाए, ताकि जो हमारे डिस्ट्रप्शन थे इस चेन के, उसके अंतर्गत देखें तो ये वैल्यूएबल डिसीजन था भारत सरकार द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर अ सर्कुलर इशूड बाय सीबीएसई a mandatory three language formula will be implemented for class 9 starting from the 2026-27 session. How many of these languages must be native Indian languages? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सीबीएसई द्वारा एक मई के अंदर 2026-7 सेशन के अंतर्गत क्लास नाइन्थ के एक इशू जारी किया गया था, जिसके अंदर उनकी जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, मतलब जिसको नाइन्थ क्लास के अंदर जो 3 लैंग्वेज उनको पढ़नी होती है, उसके अंतर्गत उन्हें नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस कितनी पढ़नी होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर है 2। 2 नेटिव लैंग्वेजेस पढ़नी होगी। ये मैं इसलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करंट में नहीं है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट का टॉपिक क्या है कि अभी इस पूरे के पूरे इशू को रिलैक्सेशन के साथ वापस रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत सीबीएसई ने जो इस प्रॉब्लम के ऊपर देखा कि ये जो प्रॉब्लम इस रूल के अंदर, ये इस इशू के अंदर नहीं है, इसकी सडन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है। सडन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? इम्प्लीमेंट करने के अंदर है। सडन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि भाई कि बच्चे जो थे पहले से इसके अंदर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी भाषाएं पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 6 से पढ़ रहे थे। 6 क्लास से 6 से लेके 9th क्लास तक जब वो इन लैंग्वेजेस से फेमिलियर हो चुके थे, और भी जो स्कूल के हिसाब से इनको लैंग्वेजेस प्रोवाइड की गई थी उसके फेमिलियर हो गए थे, और उसके बाद सडन इम्प्लीमेंट करके उन्होंने कह दिया कि 2 इंडियन लैंग्वेजेस जो है 9th क्लास के अंदर मैंडेटरी, जिस जो बच्चों के करिकुलम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल बन जाता है उसके लिए, क्योंकि उन्हें वापस से पूरी की पूरी लैंग्वेजेस पढ़नी होती है एक ही साल के अंदर, क्योंकि 2 लैंग्वेजेस मैंडेटरी हो गई।
और फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं वो पहले से पढ़ रहे थे, तो उनके लिए वो फेमिलियर थी। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि स्टूडेंट जो कि इस दुविधा से जूझ रहे हैं, वो वापस जिस जिस लैंग्वेजेस को पहले से पढ़ रहे थे, उनको कंटिन्यू करें पढ़ना। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा का पूरा इशू है, ये वापस अगले साल से एकेडमिक ईयर के अंदर क्लास 6 से स्टार्ट किया जाएगा, ताकि वो 9th क्लास तक पहुँचते-पहुँचते एक फ़ैमिलियर सब्जेक्ट बन जाए बच्चों के लिए। तो ये एक री-पॉलिसी थी, मतलब री-इश्यूएंस था इसी पूरे इश्यू का। और ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा है, ये पुराने वाले इश्यू से रिलेटेड है, जबकि ये जो करंट के अंदर जो था, वो ये वाला अगेन रिलैक्सेशन के साथ जो इशू लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकल 5 to 11 एंड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, which document serves exclusively as an international travel document and is not conclusive proof of citizenship? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकल 5 से लेकर 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जबकि एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। तो आपको इमेज दिख रही होगी। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा है, आपको बस वही गेस करना है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ के लिए है, वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन के लिए, आधार कार्ड जो है वो एड्रेस के लिए है, पासपोर्ट जो है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ये अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो रखा है, जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि क्या आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स इंडियन सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले कि आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पर्पसेस क्या हैं। आधार कार्ड जो है वो एक आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, जबकि एक सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। पासपोर्ट वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये इंडिकेट करता है कि जो होल्डर है उसके पास वेरिफिकेशन के द्वारा इंडियन पासपोर्ट जारी करा गया है। ये इसको प्रूव करता है, पर सिटीजनशिप ये भी प्रूव नहीं करता। वोटर आईडी वो क्या प्रूव करता है, हमें परमिट करता है इलेक्शन के अंतर्गत वोट देने के लिए। और नॉर्मली ये इंडियन सिटीजन्स को इशू किया जाता है, फिर भी ये सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट आप उससे ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप किसी भी देश के सिटीजन हो। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की अगर बात करें, आर्टिकल 5 से 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्न करता है सिटीजनशिप को। जिसके अंदर आर्टिकल 9 जो है वो बोलता है कि स्टेट्स दैट एनीवन वॉलंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। कहता ये है कि कोई भी अगर फॉरेन सिटीजनशिप अक्वायर कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप खो देगा। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट करने की। और इसी के अंतर्गत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लागू भी किया, जिसके अंदर 5 डिटेल वे हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के, जो कि हैं बर्थ के, डिसेंट के, रजिस्ट्रेशन के, नेचुरलाइजेशन के और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के। बर्थ का मतलब क्या हुआ कि आप इस देश में जन्मे हो। डिसेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके माता पिता जो हैं वो इस देश के नागरिक हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आप इस देश के अंदर रजिस्टर होके रजिस्टरली ऑफिशियली आप इस देश के नागरिक बनना चाहते हैं। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत के अंदर काम करने के लिए आया था ऑफिशियल वर्क्स, पर वो यहाँ सेटल होना चाहता है, तो वो नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत यहाँ पे नागरिकता को प्राप्त कर सकता है टाइम पीरियड के अनुसार। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, इसका बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है गोवा। जब पोर्टुगल रूल के बाद गोवा भारत के अंदर मिला था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के अंतर्गत गोवा के जो सिटीजन थे वो ऑटोमेटिकली भारत की टेरिटरी के सिटीजन हो गए। क्यों? क्योंकि गोवा की जो टेरिटरी थी वो भारत के अंदर इंक्लूड हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो भारत के सिटीजन में कन्वर्ट हो गए। तो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान recently discussed the Teesta River Management Project with Chinese leaders. Where does the Teesta River originate? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अभी तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाइनीज़ लीडर्स को अप्रोच किया। तीस्ता रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ होता है? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक इंटरनेशनल डिबेट के तौर पे हम देख सकते हैं।
ये क्वेश्चन तीस्ता रिवर के ओरिजिनेशन पे बात करता है, जो कि ईस्टर्न हिमालयस के अंदर होता है, सिक्किम के अंदर। सिक्किम से, भारत से लॉन्च होती है, भारत से ओरिजिनेट होती है ये। और ये तीस्ता रिवर का मैप है। देखिए, सिक्किम इंडिया से ये ओरिजिनेट होते हुए तीस्ता रिवर वेस्ट बंगाल की तरफ जाती है, और वेस्ट बंगाल की तरफ से बांग्लादेश होती है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत यहाँ पे एक प्लान है, जो कि तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ये कभी भारत और बांग्लादेश के अंतर्गत एक प्लान था, जो कि वेस्ट बंगाल की इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बांग्लादेश ने अब चाइना को इसके लिए अप्रोच किया है, और चाइना ने इसके लिए हाँ कर दी है। और बांग्लादेश के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो तारिक रहमान है, जिन्होंने चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग जैसे बड़े लीडर से डायरेक्ट इन्होंने अप्रोच किया है तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए, और इसके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दी है इससे रिलेटेड। अब भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि तीस्ता रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो सिक्किम से होता है, जो कि इंडिया का है, और बांग्लादेश के अंदर बाद में फ्लो होती है, और वेस्ट बंगाल से होते हुए फ्लो होती है। बांग्लादेश के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के अंदर जमुना नदी के नाम से भी जानी जाती है। और इसका स्ट्रेटेजिक एंगल यही है कि मान लीजिए कि आपकी, जैसे भारत की नदी भारत की तरफ से मैनेज ना हो करके किसी थर्ड पार्टी, मतलब तीसरे देश की तरफ से मैनेज होगी, ये भारत के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। भारत की नज़रें अपने आप ही पहुंच जाती है जब इसके अंदर जो तीसरा देश हो वो चाइना हो। तो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड बात है, वेस्ट बंगाल के पास ही इस मैनेजमेंट को होगा, और वो चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे भारत के लिए एक खतरनाक बात है। इसी के साथ ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मुद्दा था। इसी तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कंसेप्ट के साथ। अ सीरीज ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक रिसेंटली स्ट्रक विच साउथ अमेरिकन नेशन कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज एंड कैजुअलिटीज। ऑप्शंस देखते हैं। चिले, इक्वाडोर, वेनेजुएला या पेरू। इस क्वेश्चन का आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर वेनेजुएला ये है। वेनेजुएला यहाँ पे अटलांटिक ओशन की तरफ घिरा हुआ है, और गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया जैसे देशों से लैंड मास के थ्रू घिरा हुआ है। जो अर्थक्वेक आता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से आता है। अटलांटिक ओशन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट है वो है कैरेबियन प्लेट, वो ऐसे। और जो ये साउथ अमेरिकन प्लेट है वो है साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट। अब इन दोनों का टकराव वेनेजुएला के पास हुआ, जिसकी वजह से 7.2 स्टार्टिंग से लेके 7.6 एट एक्सट्रीम लेवल रिश्टर स्केल के अंदर हमें अर्थक्वेक महसूस हुआ वेनेजुएला के अंदर। और इसका अगर आप और अच्छे से डायग्राम देखें तो इसके अंदर देखिए ये साउथ अमेरिकन प्लेट है वेनेजुएला की, और ये कैरेबियन सी के अंदर ये हमारा कैरेबियन प्लेट है। इन दोनों के टकराव की वजह से 20 से 13 किलोमीटर तक का अर्थक्वेक डेप्थ हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से 7.2 से 7.6 रिश्टर स्केल तक का बहुत ही भयानक ये नंबर है, ये हमें देखने को मिला। और डेथ रेट भी इसके अंदर और इंजरी रेट भी बहुत हमें देखने को मिली। और वेनेजुएला की अगर जियोग्राफी की बात करें तो ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। और कुछ क्विक फैक्ट्स देखें वेनेजुएला के, कि इसकी जो कैपिटल है वो कैराकास है, स्पेनिश इसकी कंट्री लैंग्वेज है, और इसकी जो करेंसी है नेशनल करेंसी वो वेनेजुएलन बॉलीवार है। तो इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर विच इंडिजिनस एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन recently received its final operational clearance FOC for the Indian Air Force। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं। हम ऑप्शंस देखते हैं। नेत्र, लक्ष्य, रुस्तम या तपस। ये ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन के अंदर हमारा आंसर है नेत्र। नेत्र को अभी FOC फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस दे दिया गया है। ये क्लियरेंस जो है वो डीआरडीओ की तरफ से मिला है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ये एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है नेत्र। FOC का मतलब क्या हुआ? एफओसी का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो सिस्टम है इसने सक्सेसफुली सारे के सारे क्लियरेंस, मतलब रिक्वायर्ड क्लियरेंस ट्रायल्स को पार कर लिया है, और ये फुल्ली कॉम्बैट रेडी है, मतलब ऑपरेशनल रेडी है। डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के अंदर आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। एफओसी का मतलब ये हुआ, मतलब मतलब ये फाइनली अब युद्ध के लिए तैयार है। इसका जो डेवलपर है वो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी जो कैपेबिलिटीज़ पर अगर बात करें नेत्र की, ये एयरक्राफ्ट फुल्ली रडार, सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह उपयोग में आ सकता है। एक फुल रडार और हाई क्वालिटी सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इन एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम आ सकता है, जो कि एनिमी की एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है रडार के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस से पहले, और मल्टीपल एरियल टारगेट्स को सेंस कर सकता है अपने सेंसर्स के थ्रू, और गाइड कर सकता है फाइटर जेट्स को कॉम्बैट के दौरान अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, और जिसकी वजह से हमारी बैटलफील्ड जो है अवेयरनेस वो इम्प्रूव होगी। ये पूरी की पूरी चर्चा हमारी नेत्र डिफेंस सिस्टम के ऊपर थी। तो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अमेंडेड द ड्रग रूल्स 1945 टू एक्सपेंड द मैंडेटरी क्यूआर कोड बेस्ड ड्रग ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क टू विच कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने ड्रग रूल्स को अमेंड किया है जो कि 1945 के अंदर लागू किए गए थे, क्यूआर कोड बेस्ड ड्रग ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करने के लिए। और वो कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन के ऊपर लागू किया गया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। आप ये इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि ये इमेज के अंदर आपको मेडिसिन की बॉक्सेस के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर क्यूआर कोड को प्लेस किया गया है। और ये कौन कौन सी तरीके की मेडिसिन के ऊपर प्लेस किया जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। जेनरिक सप्लीमेंट्स, वैक्सीन्स, एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी कैंसर मेडिसिन, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसका आंसर है वैक्सीन्स, एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी कैंसर मेडिसिन। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अमेंड किया ड्रग रूल्स को क्यूआर कोड बेस्ड ट्रेसेबिलिटी फ्रेमवर्क को इंक्रीज करने के लिए। इसके अंदर सबसे पहले तो पहली 300 फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स थी टॉप, उनको इंक्लूड किया गया था। पर अब इनसे रिलेटेड जितने भी तरीके की दवाइयाँ बनेगी वो सारी की सारी इसमें यूज़ होंगी, इसके अंदर इंक्लूड होंगी, जो वैक्सीन्स हो, एंटी माइक्रोबियल्स हो और एंटी कैंसर मेडिसिन हो। अब वेरिफिकेशन जो है वो कैसे होगा कि भाई जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ये इंस्टेंटली वेरीफाई कर देगा कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या है, इसके मैन्युफैक्चरर की डिटेल और इसका बैच नंबर उस दवाई का, और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स को और लाइसेंसिंग डिटेल को भी बता देगा, ताकि हम इसकी काउंटर फीटिंग को रोक सकें। काउंटर फीटिंग मतलब इसकी जो डुप्लीकेट दवाइयाँ बनती है मार्केट के अंदर, उसको रोका जा सके। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई 2027 को वैक्सीन्स और एंटी कैंसर मेडिसिन पे हो जाएगी, और जो एंटी माइक्रोबियल्स है वो अगले मतलब 1 साल बाद 1 जुलाई 2028 तक शुरू होंगे। इसका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन 2027 1 जुलाई के अंदर होगा, जिसके अंदर वैक्सीन और कैंसर मेडिसिन होंगी, और एंटी माइक्रोबियल्स के लिए 1 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर हम ऊपर जिस कैटेगरी के अंदर हमारी थीम बैट नहीं सपोर्ट करती है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर्स, स्पोर्ट्स, ऑबिचुरी और भी बहुत सी थीम्स, तो उनको हम इस थीम के अंदर इंक्लूड करते हैं। इस थीम के अंदर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फीफा 2026 is making headlines as the world's first AI native sporting event. Which technology company has jointly launched an AI powered tactical analysis platform for it? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फीफा 2026 जो है वो अभी हेडलाइंस के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये फीफा 2026 जो है वो वर्ल्ड का पहला एआई नेटिव स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है, जो कि जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलके उन्होंने किया है। और ये क्वेश्चन हमसे उसी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में पूछ रहा है। और इन्होंने लॉन्च क्या किया है, एआई पावर्ड टेक्टिकल एनालिसिस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि बहुत अलग अलग तरीके के टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है, जिसके बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने इनके साथ हाथ मिलाया है और इस टेक्निकल एनालिसिस जो कि एआई पावर्ड है उसको क्रिएट किया है। ऑप्शन है लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल। इसका आंसर है लेनोवो। लेनोवो ने फीफा के साथ मिलके इस टेक्निकल एनालिसिस को क्रिएट किया है। और एआई नेटिव इवेंट है फीफा 2026, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। फीफा 2026 वर्ल्ड का फर्स्ट एआई नेटिव स्पोर्टिंग इवेंट है, और जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीपली इंटीग्रेटेड होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके अंदर कोचिंग, मैच एनालिसिस, ऑफिशियल वर्क्स, फैन सर्विसेज और स्टेडियम मैनेजमेंट सभी इंक्लूडेड है। फुटबॉल एआई का जो
फुटबॉल के अंदर जो एआई का यूज़ किया गया है वो फीफा और लिनोवो द्वारा किया गया है। इसके अंदर एआई पावर्ड टैक्टिकल एनालिसिस प्लेटफ़ॉर्म जो कि क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो 48 की 48 पार्टिसिपेटिंग टीम्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनको अलाउ करता है टैक्टिकल इनसाइट्स को एनालाइज़ करने के लिए। वो टैक्टिकल इनसाइट्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि ग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं और टीम टैक्टिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। और एक एआई अदर दूसरा जो एआई टेक इन्होंने इंक्लूड किया है वो है इंटेलिजेंट कमांड सेंटर, जो कि मायामी के अंदर है। मायामी के अंदर है, जो कि मॉनिटर करता है वेदर को, ट्रांसपोर्ट को, सिक्योरिटी को और इससे रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को। अब सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, वेदर ये कैसे करते इंक्लूड करता है कि ये लेनोवो की एक एआई जनरेशन मॉड्यूल के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के अंतर्गत ये कैसे बताता है कि जो फैंस मैचेस देखने आते हैं वो मैचेस वेदर बेस्ड मैचेस हो सक मतलब वेदर के अनुसार मैच को पोस्टपोन भी किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है। तो वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड फैंस को पहले ही पता चल जाता है कि भी वेदर की वजह से मैच को पोस्टपोन किया जा सकता है आज के दिन। तो ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के हिसाब से काम करते हैं। और एडिशनली ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज एग्जैक्टली तो फीफा 2026 की नहीं है पर उससे रिलेटेड है। क्या है कि ऑफ साइड के अंदर जो हमें पहले जो दिखाए जाते थे वो 3D अवतार नहीं हुआ करते थे, वो हुआ करते थे एक स्टिक इमेज हुआ करती थी उस सेम प्लेयर की, जिसके अंतर्गत उसके जो रियलिस्टिक बॉडी स्कैन्स जो थे वो इंक्लूडेड नहीं थे। जिसकी वजह से होता क्या था कि जो ऑफ साइड के अंदर जो मेजरमेंट हुआ करता था वो हर एक प्लेयर के लिए सेम हुआ करता था, जबकि फिजिकली हर एक प्लेयर सेम नहीं है। पर ऑफसाइड के अंदर सभी को सेम करके डिसीजन दिया जाता था। जबकि अब क्या जाएगा कि क्रिएट किया जाएगा रियलिस्टिक 3D अवतार को, सभी के सभी जितने प्लेयर्स हैं उनके एक्चुअल बॉडी शेप, स्किन टोन और रियलिस्टिक बॉडी फिगर को मेंटेन करते हुए एक फाइनल डिसीजन प्लेयर मॉडल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऑफ साइड का जो ये एनिमेशन आप देख रहे हैं इसके ऊपर रिव्यू लिया जाएगा। जबकि जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो रेफरी का ही होगा, पर इससे रेफरी को आसानी हो जाएगी प्लेयर स्पेसिफिक डिसीजन देने के लिए। तो ये बहुत ही गजब का इन्होंने एक इनोवेशन किया है इस चीज़ के अंतर्गत। और ये एआई से रिलेटेड और गेम के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। तो ये बहुत अच्छा एआई का यूज़ फीफा द्वारा किया गया है और आगे ये अब अगले और स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड करने की बात भी हो रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और मेंस को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हमारा मोटो है, प्रयोजनम साध्यति विद्या। हम अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे और मेंस में ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।